नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रसिया के पॉलिटिकल सिस्टम के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो रसिया की जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम है उसके हम फाउंडिंग फादर की अगर हम बात करें तो वो हैं बोरिस एल्स्टीन, जो कि 1990s में डिसइंटीग्रेशन जब होता है रसिया का, उसके बाद में वो एक तरह से ड्यूमा को डिजॉल्व करके और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हैं और उसका रेफरेंडम करा के और उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो उसी के बेसिस पे प्रेजेंट का पॉलिटिकल सिस्टम रसिया का सेटअप हुआ है, जो कि पुतिन के द्वारा लीड किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जीक्यूटिव में और कौन कौन सी ऑफिसेज आती हैं और उनके पावर और फंक्शन क्या हैं। अगर हम बात करें कि रसिया के प्रेसिडेंट की, चूंकि रसिया को हम सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं रसियन गवर्नमेंट को, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो रसिया का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा पावर तो दिए ही गए हैं, साथ में प्रेसिडेंट के ही पैरेलल में एक अलग सी दूसरी बॉडी बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर की, उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर है। लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ऑफकोर्स प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है। तो इसीलिए हम रसिया की जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसको हम सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। रसिया में जो प्रेसिडेंट है उसके पास में कई तरह के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इशू पर एक तरह से कहें कि डिसीजन लेने के पूरे पावर होते हैं। वो एक तरह से उसका रसिया का अगर डोमेस्टिक इशू क्या होगा या फॉरेन पॉलिसी में कोई ट्रीटी हो रही है या कहीं किसी डिप्लोमेट को डिप्लॉय करना है, डिप्लोमेटिक पावर भी होते हैं रसिया के प्रेसिडेंट के पास में। ठीक, डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स में और कई तरह के ऑफिसर्स भी डिप्लॉय किए जाते हैं, उनको अपॉइंट करना होता है, तो ये भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। रसिया में कौन सी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाएगी, कौन सी नहीं, इस पर भी पूरी तरह से एम्पावर्ड होता है रसिया का प्रेसिडेंट। अगर ड्यूमा यानी जो कि रसिया का लेजिस्लेटिव बॉडी है, ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल के द्वारा कोई एक्ट मतलब कोई बिल पास कर दिया जाता है और वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है साइन करने के लिए, तो प्रेसिडेंट पूरी तरह से एम्पावर्ड है कि उसको रिजेक्ट कर दे। इस तरह से डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी पर पूरा कंट्रोल होता है रसिया के प्रेसिडेंट का। साथ ही साथ किसी कंट्री से क्या कोई टॉक करनी है, बातचीत चलती है किसी ट्रेड या और किसी इशू को लेकर के, तो वो डिसाइड करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। किसी दो कंट्री या फिर दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में कोई ट्रीटी हो रही है तो उसको भी डिसाइड करने का अधिकार प्रेसिडेंट को होता है। प्रेसिडेंट अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसके अगेंस्ट में कोई जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है रसिया में। साथ में अगर मान लो कि किसी मतलब कि जैसे मान लो डिप्लोमेटिक ऑफिस या और किसी ऑफिस में किसी जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर को, रसिया में कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा और उसको वेरीफाई किया जाएगा ड्यूमा के द्वारा, जो कि वहाँ की लेजिस्लेटिव बॉडी है, लोअर हाउस। अगर प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को ड्यूमा 3 बार रिजेक्ट कर देती है तो प्रेसिडेंट को एम्पावर्ड किया गया है कि वो ड्यूमा को डिसॉल्व कर दे। ठीक, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि अगर 3 बार प्रेसिडेंट किसी भी तरह के नॉमिनेशन को रिजेक्ट करती है वहाँ की ड्यूमा या फेडरेशन काउंसिल, तो उसको डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट। साथ ही साथ अगर कैबिनेट अगर ड्यूमा कैबिनेट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन 2 बार पास कर दे तो प्रेसिडेंट एम्पावर्ड है कि वो कैबिनेट को हटा करके दूसरे कैबिनेट को फॉर्म करने की बात कह सकता है, या चाहे तो वो पूरे ड्यूमा को डिसॉल्व कर सकता है और फ्रेश इलेक्शन की डिमांड कर सकता है। तो यहाँ पर भी प्रेसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा पावर है कि अगर 3 बार रिजेक्ट कर दिया गया उसके नॉमिनेशन को तो पूरे ड्यूमा को डिसॉल्व कर दे। ये एकदम अथॉरिटेरियन रिजीम वाली एक तरह से कहें पावर दिए गए हैं प्रेसिडेंट को, और जो कि हम प्रेजेंट में देख भी सकते हैं, जैसा कि प्रेसिडेंट पुतिन जिस तरह से वो चेंजेस कर रहे हैं, जिस तरह से और सारे कार्य कर रहे हैं। आगे है लेजिस्लेशन में फुल्ली एम्पावर्ड है रसिया का प्रेसिडेंट। तो हम बता दिए कि अगर दोनों हाउस के द्वारा, ड्यूमा के द्वारा और फेडरेशन काउंसिल के द्वारा कोई भी बिल पास करके रसियन प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए आता है तो प्रेसिडेंट चाहे तो साइन करे और चाहे तो
ना करे, इस पर उसको उसके ऊपर कोई किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर दोनों हाउस चाहें तो उसको इम्पीच कर सकती है, इम्पीचमेंट का पावर रसिया में भी है। लेकिन रसिया का इम्पीचमेंट का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है, रसिया में दोनों हाउस के द्वारा इम्पीचमेंट का जो बिल है उसको पास कराया जाएगा 2/3 मेजोरिटी से, और उसके बाद में वो बिल सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, जो वहाँ का एक तरह से कहें अपेक्स कोर्ट है, जुडिशियल बॉडी है, और वो वेरीफाई करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है उसके पास भेजेगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक स्पेशल कमीशन को बनाएगा, और वो स्पेशल कमीशन कुछ दिनों में उन सारी चीज़ों को वेरीफाई करेगा, और अगर वो पास कर देता है कि हाँ ये जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं प्रेसिडेंट के खिलाफ वो सही है, तो अगर वो पास करता है तो जरूरी होगा स्टेट मतलब जो डिप्टी डीमा है उनका 2/3 मेजोरिटी चाहिए उसके सपोर्ट में कि ये एलिगेशन सही है। साथ ही साथ फेडरेशन काउंसिल जो अपर हाउस है रसिया की लेजिस्लेटिव बॉडी का, उसका 3 महीने के अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है ये, इसीलिए एक तरह से कहें कि रसियन प्रेसिडेंट को इम्पीच कर पाना आसान नहीं है। आगे कि अगर रसिया का प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाता है, या मान लीजिए उसका डेथ हो जाता है या कुछ और, तो उसके अब्सेंस में प्राइम मिनिस्टर को काम करने का, एक तरह से कहें प्रेसिडेंट के रूप में फंक्शन करने का प्रोविजन रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि वहाँ की जो ड्यूमा है, जो कि लोअर बॉडी है लेजिस्लेचर की, उसके द्वारा वेरीफाई कराया जाना जरूरी है। अगर ड्यूमा चाहे तो प्रेसिडेंट के अब्सेंस में प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट कर सकती है। अगर अपॉइंट ना करे तो फ्रेश इलेक्शन 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। जैसा हम इंडिया में देखते हैं कि प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकता है, लेकिन वहां पर वाइस प्रेसिडेंट जैसा कोई पावर नहीं है। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो ड्यूमा चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के रूप में काम करने के लिए अपॉइंट कर सकती है। अदरवाइज वाइस प्रेसिडेंट जैसा कोई पोस्ट वहां पर नहीं है। इसके बाद में लेकिन जब पीएम प्रेसिडेंट के रूप में वर्क करेगा तो उसके पास प्रेसिडेंट जितना पावर नहीं होगा। जैसे हम इंडिया में देखते हैं, अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा है तो उसको वो सारे पावर, फंक्शन, प्रिविलेज और जो सारी चीजें हैं प्रेसिडेंट की वो मिलती हैं। लेकिन रसिया के केस में ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के रूप में वर्क कर रहा है तो उसको प्रेसिडेंट के सारे पावर और फंक्शन नहीं परफॉर्म मतलब वो सारा पावर और फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगा। कौन सा रिस्ट्रिक्शन रहेगा? पहला कि वो जो ड्यूमा को एक तरह से डिसॉल्व करने की बात थी कि अगर तीन बार नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा और उसको रिजेक्ट कर दिया गया, एक बार अपॉइंट किया किसी को, ड्यूमा रिजेक्ट कर दी, फिर दूसरी बार अपॉइंट किया, फिर ड्यूमा ने रिजेक्ट कर दिया, फिर तीसरी बार अपॉइंट किया, फिर ड्यूमा ने रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद में प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया था कि ड्यूमा को वो डिसॉल्व कर दे। लेकिन अगर पीएम प्रेसिडेंट बना तो पीएम को ये पावर नहीं है कि ड्यूमा को डिसॉल्व कर दे। ऐसे ही एक और पावर है रशियन प्रेसिडेंट को कि वो चाहे तो रेफरेंडम करा सकता है, जैसा कि अभी पुतिन ने करवाया है। अभी पुतिन प्रेजेंट टाइम में जो कि रसिया यूक्रेन वार में रसिया को लीड कर रहे हैं, उन्होंने 2020 में रसिया की कॉन्स्टिट्यूशन में काफी बड़ा चेंज किया है और उसको रेफरेंडम करा के उसकी लेजिटिमेसी को एक्वायर किया है। लेजिटिमेसी मतलब कि जैसे अगर कोई चेंज हो रहा है और किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में और वहाँ के लोग उस चेंज को एक्सेप्ट ना करें तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ज्यादातर रूलर अलग अलग कंट्री के चाहते हैं कि जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं उसकी लेजिटिमेसी हो, उसके लिए कहीं पर रेफरेंडम का प्रोविजन है, कहीं पर रिकॉल का प्रोविजन है। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। या तो सीधे अगर उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसे कि अभी फार्म बिल के अगेंस्ट में हुआ, तो उसको रिटर्न कर लिया जाता है। ऐसा कुछ ये नहीं है कि रेफरेंडम कराओ कुछ हो। और तो ये है, तो रेफरेंडम का पावर नहीं दिया जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनता है तो उसके पास रेफरेंडम का कोई पावर नहीं है और ड्यूमा को डिसॉल्व करने जैसा कोई पावर नहीं होगा।
आगे अगर हम बात करें कि रशियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में कि मतलब रसिया का जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट कैसे होता है, तो रसिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो चाहिए कि मतलब एज 35 ईयर हो जाए मतलब हो, और वो रशियन सिटीजन हो, साथ में वो 10 ईयर तक रसिया में रहे हों, वहाँ के रेसिडेंट रहे हों। तो ये 3 छोटी छोटी एलिजिबिलिटीज हैं। 35 ईयर है, ज़्यादातर कंट्री में हम देखते हैं कि 35 ईयर के ही अराउंड, जैसे इंडिया में भी 35 ईयर ही है सिटीजन होना चाहिए, और 10 ईयर तक उस कंट्री में आप रहे हों, यानी रसिया में रहे हों। अगर इम्पीच किया जाता है रसिया के प्रेसिडेंट को, तो फ्रेश मतलब कि एक तरह से कहें जो फ्रेश इलेक्शन होगा वो कब होगा, ये डिसाइड करने का अधिकार, ये डिसाइड करने का जो पावर है वो वहाँ की इलेक्शन कमीशन को ना दे करके वहाँ की फेडरेशन काउंसिल को दिया गया है। फेडरेशन काउंसिल रसिया की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसकी अपर हाउस है, तो उसको ये पावर दिया गया है कि वो नया डेट अनाउंस करे कि इस डेट को हम रशियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराने वाले हैं। अब हम समझते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है। रशियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट दो तरह से अपना एक तरह से कहें नॉमिनेशन कर सकते हैं। एक तो जो पार्टी के कैंडिडेट हैं वो नॉमिनेशन कर सकते हैं, और अगर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होना चाहते हैं तो उनके लिए प्रोविजन ये किया गया है कि उनको एट लीस्ट 2 लाख सिग्नेचर की जरूरत है। मतलब कि अगर रसिया में 2 लाख सिटीजन ऐसे हैं जो उस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं तो वो प्रेसिडेंट के लिए एक तरह से कहें उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। काफ़ी बड़ा नंबर है 2 लाख। तो ज़्यादातर कंट्री में ऐसी चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं। नॉर्मली अगर कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं या पार्टी या इंडिपेंडेंटली भी इलेक्ट होना चाह रहे हैं तो भी ऐसा कोई प्रोविजन ज़्यादा होता नहीं है। यही वजह है कि रसिया में जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी है उसके जो लीडर हैं पुतिन, उनके अगेंस्ट में कोई आ नहीं पाता है, और वो वर्षों से यानी कि 2000 के बाद में अगर हम देखें तो ज़्यादातर या प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम जब से सेटअप हुआ 1993 के बाद, तो उसी तरह की मतलब एक तरह से कहें कि कोई अपोजिशन में जो पार्टियां आती हैं वो सप्रेस कर दी जाती हैं, उनको ज़्यादा पावर मिल नहीं पाता। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है कि 2 लाख वोट मतलब 2 लाख सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद में तब तुम इलेक्शन लड़ पाओगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये वजह है। अब वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है वो नॉर्मल अगर इलेक्शन हो रहा है, जैसे मान लो प्रेसिडेंट का टर्म पूरा हो गया तो इलेक्शन कमीशन ही इम्पावर्ड है पूरी तरह से कि इलेक्शन कैसे होगा, और उसके जो भी चीज़ें हैं जैसे इंडिया में हम देखते हैं उसी तरह का वहाँ का भी इलेक्शन कमीशन इम्पावर्ड है कि वो इलेक्शन को कराएगा। अब ये पूरी बात है तो, लेकिन इसके अलावा रसिया के प्रेसिडेंट को जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में भी मिलिट्री पावर है इंडियन प्रेसिडेंट को, उसी तरह से रशियन प्रेसिडेंट को भी मिलिट्री पावर है। मतलब एक तरह से कहें कि हेड ऑफ मिलिट्री, हेड ऑफ डिफेंस। ठीक, तो डिफेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो रशियन प्रेसिडेंट इम्पावर्ड है वो लेने के लिए। कई तरह की एक तरह से कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं, जैसे हम इंडिया में देखते हैं कई तरह की मिनिस्ट्रीज हैं। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये सब। तो मतलब उसका कोई भी डिसीजन लेने के लिए प्रेसिडेंट इम्पावर्ड है। ठीक, कोई डिग्री इशू कर सकता है। ये डिग्री एक तरह से कहें कि एक ऐसा ऑर्डर होता है जो बिना किसी लेजिस्लेटिव मतलब एक तरह से कहें बिना लेजिस्लेचर के कंसेंट के प्रेसिडेंट जो भी ऑर्डर चाहे वो इशू कर सकता है, और उसको लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए एक्ट के ही जैसा वैलिड माना जाता है। ये डिग्री रशियन प्रेसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा पावर देता है, और इसी की वजह से वो मतलब कई बार एक तरह से कहें वो अथॉरिटेटिव सेंस जनरेट कर सकता है कि ये ऑर्डर हमारा है। लेजिस्लेचर को एक तरह से कहें कि डिमिनिश करने का काम ये डिग्री करता है। कई तरह के जुडिशियल पावर भी हैं रसिया के प्रेसिडेंट को, जो अपेक्स कोर्ट या फिर और लोअर कोर्ट हैं उनके जजेस को नॉमिनेट करने का काम रशियन प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये था रशियन प्रेसिडेंट के पावर और उनके फंक्शन, इलेक्शन के प्रोसीजर और उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में।
अब दूसरा जो एग्जीक्यूटिव का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है वो है प्राइम मिनिस्टर। तो रसिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रसियन गवर्नमेंट के डे टू डे अफेयर को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। एक तरह से हम कहें कि वो डे टू डे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं रसियन गवर्नमेंट के। वो एक पावर का एलोकेशन भी करते हैं कि अलग अलग मिनिस्ट्री में जो एक तरह से कहें कि उनके पावर फंक्शन क्या है, ठीक, किस दिन किस मिनिस्ट्री को कौन सा काम कौन सा फंक्शन करना है, क्या नहीं करना है। तो वो इस तरह से जो ड्यूटी है अलग अलग मिनिस्टर की उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी नॉमिनेट करते हैं और वो प्रेसिडेंट को एक तरह से कहें कि प्रेसिडेंट जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करता है कैबिनेट का नाम कि इनको कैबिनेट के रूप में अपॉइंट करना है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो बात है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो उस तरह से वहाँ भी कैबिनेट फॉर्म किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर उसको एक तरह से कहें कि नॉमिनेट करता है और प्रेसिडेंट की कंसेंट से वो होता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर अधिकतर केसेस में प्रेसिडेंट के ही एक तरह से कहें सबऑर्डिनेट के रूप में काम करता है और ये नॉमिनेट किया जाता है। अगर हम इसके अपॉइंटमेंट की बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो इसका कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है। इसको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा और ड्यूमा के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा। अगर ड्यूमा एक बार, दो बार या तीन बार तक रिजेक्ट करती है, मान लो दो बार रिजेक्ट कर दी, फिर तीसरी बार भी रिजेक्ट कर दी, तो प्रेसिडेंट इम्पावर्ड, जैसा कि हम यहाँ बताए कि अगर लगातार 3 बार किसी तरह के नॉमिनेशन को, प्रेसिडेंट की किसी भी तरह के नॉमिनेशन को ड्यूमा रिजेक्ट करती है, तो प्रेसिडेंट पूरी तरह से इम्पावर्ड है कि ड्यूमा को एबोलिश कर दे। तो ये इनके अगर हम टर्म की बात करें प्राइम मिनिस्टर के, तो वो 6 ईयर्स है। पहले ये 4 ईयर था, उसके पहले 5 ईयर था, और पहले 5 ईयर था, फिर 4 ईयर, फिर 6 ईयर। तो ये बहुत जल्दी अपना फेरबदल करते रहते हैं अपने हिसाब से ये। और उसके पहले 1990s के पहले ये फिक्स भी नहीं था। तो ये है। इसके बाद में जो रसिया का प्राइम मिनिस्टर है वो उसकी रसियन गवर्नमेंट की जो ऑफिसेज हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं, उसमें कई तरह के, जैसे कोई अच्छा काम कर रहा है तो कोई मान लो कि जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि कई तरह के IMP हैं, तो उनको मिनिस्टर बनाने का बाद, ठीक, तो वो उनके लिए रिवार्ड है एक तरह से। या कोई मिनिस्टर है अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा देना उस मिनिस्ट्री से, ये पनिशमेंट है। तो इस तरह से कई रिवार्ड और पनिशमेंट जो एक तरह से कहें ऑफिशियल हैं उनको देने के लिए PM सजेस्ट करता है प्रेसिडेंट को, ठीक। इसके बाद में ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फोरम पे। जैसे मान लो कि डोमेस्टिक फोरम मतलब कि रसिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसके लिए डे टू डे वर्किंग के लिए ज़्यादातर PM को ही जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन अल्टीमेट पावर जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। उसके बाद में इंटरनेशनल फोरम में भी यही बात है कि रसिया की गवर्नमेंट के द्वारा कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसका डे टू डे वर्किंग PM के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। हाँ, वो प्रेसिडेंट के अंडर काम करता है एक तरह से, तो उसकी सहमति पे ही काम करता है, उसके अगेंस्ट में जाके नहीं हो सकता है। इसके अलावा ये एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होता है। कई तरह की काउंसिल्स हैं, जैसे कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हम देखते हैं, ठीक, तो उसमें वो रशियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और अगर ये रिजाइन करते हैं, जैसा कि हम इंडिया में देखते हैं प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो पूरा गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाता है। तो उसी तरह से अगर ये रिजाइन कर दे तो पूरी ड्यूमा यानी गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है, ठीक। और जब तक ये काम कर रहा होता है, ठीक, प्रेसिडेंट के रूप में, तो ये ड्यूमा को डिसॉल्व करना या रिफरेंडम जैसा काम, जैसा कि हम ऊपर बताया अभी, ठीक, वो नहीं कर सकता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी लिमिटेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इनको पावर के रूप में, अगर हम इनकी पावर की बात करें तो पावर जैसा इनको कुछ दिया गया नहीं है। अब बस ज़्यादातर ये है कि प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट यानी प्रेसिडेंट के सपोर्ट सर्विस के रूप में ये काम कर सकते हैं, बस। जैसे इंडिया में जितना पावर प्रेसिडेंट को है उससे भी कम पावर रसिया में प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है।
ज़्यादातर पावर जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट के कंसेंट पे लेना है या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसको नॉमिनेट किया है तो वो जब चाहे तो तब उसको हटा भी सकता है। ठीक, बीच में 6 ईयर टर्म जरूर है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में प्राइम मिनिस्टर वर्क कर रहा है तो प्रेसिडेंट फुल्ली इम्पावर्ड है प्राइम मिनिस्टर को हटा देने के लिए, मतलब उसके हाथ से उसको हटा देने के लिए। इसके बाद में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हिस्ट्री है वो 1905 का जो रसिया था, जब एक तरह से कहें फर्स्ट रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें उसी के बाद ही हम देख सकते हैं कि जब जान निकोलस सेकेंड का जो एक तरह से कहें एडवाइजरी बॉडी थी, वो उनको एडवाइस करती थी कि ये पॉलिसी बननी चाहिए, ये काम होना चाहिए, ये काम इस तरह से, वही आगे चल करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में अभी प्रेजेंट रसिया में देखा जा सकता है। तो ये सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को कि डे टू डे वर्किंग या एक तरह से कहें पूरा जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है वो कैसे होना चाहिए, ये एडवाइजरी बॉडी एक तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मेंबर हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या डिफेंस मिनिस्ट्री, उनके मेंबर इसमें होते हैं। तो ये सपोर्ट ये सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या होना चाहिए डे टू डे वर्किंग में। तो ये था पूरा रसिया का एग्जीक्यूटिव सिस्टम, जिसमें हम समझने की कोशिश की है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनकी एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।